नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक फुल कोर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो नंबर 1 में आपका सहृदय स्वागत है। और दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम से हूं, इसलिए आपको भी मैं जो कंप्यूटर है, जो मैंने कंप्यूटर पढ़ा है, जो मेरे नोट्स बनाए हैं, उनको हिंदी में ही समझाऊंगा। और ये जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है, उन सारे के सारे एग्ज़ाम में आपके लिए मील का पत्थर, ये मान लो कि आपकी नींव का पत्थर बनने वाला है। मील का पत्थर नहीं, नींव का पत्थर, जो आपकी नींव को बहुत मजबूत कर देगा। और आप कंप्यूटर में 100/100%, मतलब ये मान लो कि यदि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर फुल कोर्स की पहली वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन जानते हैं कंप्यूटर का सिलेबस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस में पहला जो अध्याय है जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की मूलभूत बातों की। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की मूलभूत बातें कौन कौन सी हैं, जैसे कंप्यूटर का आधार, तो ये अपने आप में टॉपिक है। कंप्यूटर का आधार क्या रहा, इसके बाद है कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की हिस्ट्री किस प्रकार से रही, पहला कंप्यूटर कैसा बना, पहला कंप्यूटर किसने बनाया, पहला जो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है वो किसने बनाया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, अब इसके बाद कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियाँ आई, ठीक है। अभी एआई ज़माना चल गया है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, आगे की पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आ सकते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या क्या कल्पना की है, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। कंप्यूटर के प्रकार, आखिर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये सुपर कंप्यूटर, ये आप लोगों ने सुना होगा परम 8000 जो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की मूलभूत बातों के अंतर्गत ही इन 5 टॉपिकों में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जहाँ दोस्तों जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद इनपुट डिवाइस, यहाँ पे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फिर इनपुट डिवाइस, और उसके बाद आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की भी बात करूँगा, ठीक है। वो तो अपन कंप्यूटर के आधार पर ही बात कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी, सीपीयू जो रहता है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस पर अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे सॉफ्टवेयर पर, आखिर ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग जो भाषाएं होती हैं, जिन्हें कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं, ये क्या होती हैं, ये जावा, पाइथन, इनके बारे में अपन बेसिक चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आती हैं। साइबर सुरक्षा के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी कोर्स भी आता है, आप लोगों को ने मतलब सुना होगा यदि आपके कॉलेज में होता हो, ठीक है। हमारे कॉलेज में चूंकि साइबर सिक्योरिटी कोर्स होता था, इसलिए हम बता रहे हैं। और डेटा संचार तथा नेटवर्किंग, आखिर ये डेटा संचार कैसे होता है और नेटवर्किंग क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे। एमएस ऑफिस, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आईएमपी टॉपिक है, और इससे मतलब हर एग्जाम में जिनमें कंप्यूटर आता है उनमें एक प्रश्न तो बनता ही है। एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से और एमएस पावर पॉइंट से। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर, इन तीनों टॉपिक में से किसी न किसी एक टॉपिक से 100% मतलब ये मान लो कि आपका एक प्रश्न बनेगा। इसके बाद देखिए, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 12 टॉपिक ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 3 टॉपिक और हैं। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, डेटा क्या है, डेटा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, डेटा निरूपण, डेटा का निरूपण कैसे होता है, और मोबाइल संचार मतलब किस प्रकार से होता है। तो इन सभी टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। तो ये रहा कंप्यूटर का सिलेबस। आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर के पहले टॉपिक को, जो कि यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर की मूलभूत बातें। तो कंप्यूटर की मूलभूत बातें, जिसमें पहला पॉइंट है कंप्यूटर का आधार। और मैंने आप लोगों को सिलेबस में ही बताया था, आप लोगों को सिलेबस जो है उसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। और मैं जिस प्रकार से लिखा हूँ, आप लोग इस प्रकार से लिख सकती हो, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो पहला है कंप्यूटर का आधार। अब देखिए, जो कंप्यूटर शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है कंप्यूट और दूसरा है अर। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी कि गणना, ठीक है, और अर मतलब होता है डिवाइस। तो कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र। गणना करने वाला यंत्र कौन है, कंप्यूटर।
और एक बात और याद रखना, अच्छा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी आपके दिमाग में उमड़ता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख दिया है संगणक कहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और यदि नहीं भी पूछा जाता है तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। अगला है कंप्यूटर के पिता या जनक। ठीक है, पिता इसलिए कहते हैं, जैसे कोई भी मतलब आप लोगों ने सुना होगा भाई कंप्यूटर को जन्म देने वाला कौन है, जैसे पिता ही क्यों कहते हैं, जैसे जनक का मतलब क्या होता है पिता, तो कंप्यूटर जो है उसका आविष्कारक कह सकते थे। कंप्यूटर का जनक या पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार कंप्यूटर को किसने जन्म दिया, तो उसलिए इसे कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। पिता कंप्यूटर के जो हैं वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में बनता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, तो दोस्तों जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटर और जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो लैटिन भाषा के शब्द मतलब लैटिन भाषा का शब्द है ये कंप्यूटर। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अब इस प्रोसेस को आप लोग समझना। ठीक है, सबसे पहले रहता है इनपुट। इनपुट में हम जैसे कि हमें कंप्यूटर से 2 और 3 का गुणा करवाना है, तो हमने इनपुट यानी कि डेटा दिया 2 गुणा 3। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, मतलब गणना करता है। जैसे 2 गुणा 3 क्या होगा, जैसे 6 होगा, ये काम सीपीयू करेगा। ठीक है, और इसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है, जैसे 2 गुणा 3 यानी कि 6, तो ये हमें सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। और इसके बाद हम जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसे स्टोरेज में रख सकते हैं। तो ICOS यानी कि इनपुट, सीपीयू, गणना, ठीक है, मतलब आउटपुट और स्टोरेज, ICOS। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। और कंप्यूटर मतलब ये मान लो कि आपका मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बच्चों के मतलब लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने कंप्यूटर लिखा है। ठीक है, और देखिए C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, P फॉर पार्टिकुलर या पर्पसली। ठीक है, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज्ड, ट्रेड या टेक्निकल। ठीक है, T फॉर ट्रेड या टेक्निकल, और E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर पर्पसली यूज्ड, ट्रेड, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर का फुल फॉर्म माना गया है कि मतलब ये इस प्रकार से कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि इसको मतलब मैंने यहाँ पे ये मान लो कि आपको एक साथ लिख दिया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। जो कंप्यूटर होता है यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, यानी कि इसमें हार्डवेयर भी रहता है और सॉफ्टवेयर भी रहता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिलाकर ही कंप्यूटर बनता है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है, देखिए अगला टॉपिक नहीं, अगला पेज है, क्योंकि अभी टॉपिक पर थोड़ी बात करेंगे। हार्डवेयर क्या है, अब आपके दिमाग में ये शब्द आया होगा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो इन दोनों ही शब्दों को अपन समझ लेते हैं। तो जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर से आप लोग समझ रहे हो जिसे हम छू सकते हैं, ये कंप्यूटर का भौतिक भाग है, इसे हम छू सकते हैं। ठीक है, तो जिन जिन भाग को तुम छू सकते हो कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर हैं। जैसे तुम कंप्यूटर के मॉनिटर को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, माउस को छू सकते हो, स्पीकर को छू सकते हो, पावर सप्लाई को छू सकते हो, DVD रोम ड्राइव को छू सकते हो, मेन बोर्ड को छू सकते हो, CPU फैन को छू सकते हो। ठीक है, रैम को छू सकते हो, VGA कार्ड को छू सकते हो, साउंड कार्ड को, हार्ड डिस्क को, रीडर ऑल इन वन इंटरनल, इनको भी छू सकते हो। और जब खाली हो तो कैबिनेट कहलाता है, ठीक है, इसको छू सकते हो। और यदि भरा है तो सिस्टम यूनिट को भी तुम छू सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को तुम छू सकते हो, तो इसलिए ये कंप्यूटर के हार्डवेयर वाले भाग हैं।
अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो किन किन चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं? देखिए, इन्हें छू नहीं सकते हैं सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे देखना, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते लेकिन ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह है। यह हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को बताता है कि मतलब क्या करना है और कैसे करना है। उदाहरण के लिए जैसे एंड्रॉयड ओएस हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये सारे के सारी जो रहेंगे एप्लीकेशन वगैरह, जो भी चीज़ें आप छू नहीं सकते हो, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उस पर। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, मैंने इसको पहले ही बता दिया है, यह IPOS पर निर्भर है। सबसे पहले तो आप कोई भी इनपुट देंगे, ठीक है। इनपुट यानी कि यहाँ पे देखना, डेटा जिसमें कच्चे तथ्य रहते हैं। आपने कोई भी सवाल पूछा, असंसाधित डेटा रहेगा, विशाल ह्यूज भी हो सकता है और अर्थहीन भी होता है। तो इनपुट में ये सारी मतलब गुण होते हैं इनपुट के। उसके बाद P यानी कि प्रोसेस होगा CPU में। इसके बाद आउटपुट निकलेगा। आउटपुट में आपको सूचना प्राप्त होगी जिसमें संसाधित डेटा, संक्षिप्त डेटा और अर्थपूर्ण डेटा आपको प्राप्त होगा। और ये जो डेटा आपको प्राप्त होगा अर्थपूर्ण, इसको आप स्टोरेज में रख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे बेसिक टाइप ऑफ डाटा। यहाँ पे डाटा के कुछ बेसिक टाइप दिए गए हैं, तो इसके लिए मैं एक पेज का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर दूंगा। हाँ, बेसिक टाइप ऑफ डाटा। पहला होता है न्यूमेरिक डाटा, यानी कि जैसे न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है, इसमें केवल नंबर होते हैं। जैसे कि आपका आधार नंबर है, ठीक है। आधार नंबर में क्या होता है, आपका मतलब ये जैसे 78, 98, 12, 12, 12, 14, 16, ये कुछ प्रकार से ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, मतलब जिसमें केवल नंबर हो। उसके बाद है नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा में आपका नाम आ जाएगा, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है आकाश, ठीक है, यादव। तो ये आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा, ये मेरा नॉन न्यूमेरिक डेटा है। मतलब इसमें हमारा क्या रहेगा, नाम रहेगा, इसमें नंबर नहीं रहेंगे। मैं ये थोड़ी लिख सकता हूँ आकाश यादव और 23 साल, जैसे मैं 23 साल का हूँ तो 23 साल, ये थोड़ी लिख सकता हूँ यार। मतलब इसमें अब देखिए, ये है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है उसमें, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो आप, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपका पैन नंबर होता है, तो उसमें आपने देखा होगा ZY07, तो इसमें देखिए नंबर भी है, न्यूमेरिक डेटा भी है और नॉन न्यूमेरिक डेटा भी है। तो यही आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। तो डेटा एक प्रकार से, डेटा के टाइप और भी इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट होता है, जैसे कि A, B, यहाँ पे C, ठीक है, ये टेक्स्ट हैं। सिंबल्स भी कुछ बने होते हैं, जैसे कि अल्फा, हैज, ठीक है, ये सिंबल हो गए, स्टार वगैरह। इसके बाद नंबर में आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये नंबर कहलाए। इमेज रहती है, आप लोगों ने जो इमोजी देखी होंगी वो इमेज कहलाया, ठीक है, और भी कई इमेजें होती हैं। ऑडियो वाला डेटा रहता है और वीडियो वाला डेटा रहता है। तो डेटा के कुल मिला के इतने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, और इससे प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, आइए उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला है गति यानी स्पीड। अब दोस्तों, जो कंप्यूटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गति होती है, वह घंटों के काम को मिनटों या कुछ सेकंडों में भी कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की पहली विशेषता है, गति, कंप्यूटर में स्पीड होती है। दूसरा है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है वह एकदम सटीक काम करता है, यानी कि आपने कोई भी डाटा दिया, ठीक है, इनपुट दिया, तो प्रोसेस करने के बाद वह सटीकता से आपका मतलब उस प्रश्न का आंसर देगा, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी होती है, ठीक है, वो सटीकता बहुत अच्छी होती है। अगला है मेमोरी स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी स्टोरेज करने की क्षमता होती है। अगला है बहुउद्देशीय। और जो कंप्यूटर होता है वह
वेरेटाइल, ठीक है, या यूं कहे कि बहुत सारे उद्देश्य। अब आप कंप्यूटर में समय भी देख सकते हो, कंप्यूटर से वीडियो बना सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हो और डेटा संग्रहित कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, पता नहीं मतलब बहुत सारे काम कर सकते हो। तो इसलिए कंप्यूटर बहुउद्देशीय होता है। कंप्यूटर स्वचालित होता है, स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक भी होता है कंप्यूटर, ठीक है। सक्षमता, ठीक है, सक्षमता जो होती है, डिलीजेंस होती है कंप्यूटर में होती है, सक्षमता बोलेंगे, ठीक है, सक्षमता में बोल रहा हूँ, सक्षमता होती है कंप्यूटर में। विश्वसनीयता होती है। कंप्यूटर लगाओ और चलाओ, प्लग एंड प्ले, ये होता है कि जैसे ही आप प्लग करेंगे कंप्यूटर को, लगाओ और चलाओ वाली पद्धति भी होती है। विश्वसनीयता होती है, गोपनीयता भी रहती है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर क्या है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि लचीलापन। तो ये सारी की सारी विशेषताएं कंप्यूटर में होती हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग की, यानी कि कौन कौन से प्रयोग हैं जो कंप्यूटर के होते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का काफ़ी मतलब महत्व बढ़ गया है आजकल। जैसे कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल एक प्रकार का कंप्यूटर है। वैज्ञानिक अनुसंधान, बैंक में का आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर लगे रहते हैं। वैज्ञानिकों में तो अब कंप्यूटर ऐसा है कि कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। हेल्थ, आजकल हेल्थ में भी कंप्यूटर आ गए हैं, क्योंकि जैसे ब्लड जांच होनी है तो कंप्यूटर में ही होगी, ठीक है। रक्षा मंत्रालय में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रेलवे व वायुयान में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, यानी कि स्पेस में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। संचार में तो कंप्यूटर का प्रयोग होता ही होता है। उद्योग व व्यापार में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। डिजिटल लाइब्रेरी में, प्रशासन में, तो कई मतलब एक क्षेत्र थोड़ी है, कंप्यूटर के हजारों क्षेत्र हैं जहाँ पे अब कंप्यूटर का अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग होने लगा है। तो इसी के साथ जो हमारा जो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक था, चूंकि पहले चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, उन्हीं पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमें पहला चैप्टर है कंप्लीट करना है। तो उसका जो कंप्यूटर का जो आधार है वह कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के पहले चैप्टर की दूसरी टॉपिक की। मतलब यहाँ पे देखना, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा। ये पहला टॉपिक है कंप्यूटर की मूलभूत बातें। इस पर हमने कंप्यूटर के आधार को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कंप्यूटर के इतिहास को कंप्लीट करेंगे, फिर पीढ़ियां और अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला जो पार्ट है वह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे से। तो दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर का जो इतिहास है, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, मतलब इस वीडियो में अभी चर्चा कर ही रहे हैं, आज चर्चा करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, मेरे पास इस चीज़ को पढ़ाने के लिए जो कंप्यूटर का इतिहास है, इसके मेरे पास 2 मार्ग थे। एक तो मैं क्या करता, यहाँ पे कोई एक चित्र बना देता, जैसे अविष्कर्ष है, इसका मैं चित्र बना देता और आप लोग उसको देख सकते थे, ठीक है। अब चूंकि मैंने ये काम नहीं किया है, तो मैं ये कर सकता हूँ, एडिटिंग में यहाँ पे एक फोटो लगा सकता हूँ कि अविष्कर्ष ये है, ठीक है। तो उस फोटो को देखकर भी आप लोग मतलब कर सकते हो। अगर मैं एडिटिंग नहीं करता हूं तो आप लोगों का अब एक काम ये बन जाता है कि आपको जो मैं जैसे बताऊंगा, अविष्कर्ष, ये सबसे पहला जो गणना यंत्र है, यह माना जाता है। आविष्कारक 1602 में इसका आविष्कार हुआ। मतलब जब ये मान लो कि भारत मुगलों के अधीन था, ठीक है, चीन में हुआ था, उस समय पे अविष्कर्ष जो कि सबसे पहला गणना यंत्र है वह बन चुका था। या इसका आविष्कार बेबीलोन, मेसोपोटामिया में भी माना जाता है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। यह विश्व का पहला गणना यंत्र था। कौन था? अविष्कर्ष। आधुनिक अविष्कर्ष के जो आविष्कारक हैं वह हैं ट्रिम क्रैनमेयर, ठीक है। तो आधुनिक अविष्कर्ष के आविष्कारक कौन है? ट्रिम क्रैनमेयर। इसके बाद है नंबर 2, नेपियर्स बोन्स। अब ये जो नेपियर बोन्स कंप्यूटर है, इसका जो आविष्कारक कौन है? सबसे पहले तो जॉन नेपियर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आविष्कार 1617 में हुआ। तो अंग्रेज, इस समय पे आप लोग ये मान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत आ गई थी। तो भारत में उस समय पे क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था, मुगल साम्राज्य चल रहा था। और इस समय पे नेपियर बोन्स नामक जो कंप्यूटर था वह जॉन नेपियर ने बना दिया था। इसका काम क्या था? लेकिन जोड़ना, घटाना, गुणा ये करना, ठीक है, ये इतने काम ही करता था। इसमें तकनीक लगाई गई थी, इसका नाम था रैप्डोलॉजिया। इसमें एक तकनीक लगाई गई थी जिसका नाम था रैप्डोलॉजिया। इसके बाद एक और कंप्यूटर आया, यहाँ पे देख सकते हो, जिसका नाम है पास्कलाइन, ठीक है, पास्कलाइन।
और इसका आविष्कारक कौन है? ब्लेज पास्कल, जिन्होंने 1645 में इसका आविष्कार किया और इसका काम था जोड़ना और घटाना। अन्य नाम इसके हैं अर्थमेटिक मशीन या मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो पास्कलाइन को अर्थमेटिक मशीन या मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है वह भी कहा जाता है। इसके बाद अगला कंप्यूटर आता है, वह रहता है लेबनिज, ठीक है, लेबनिज कंप्यूटर और व्हील कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। इसके आविष्कारक कौन है? विल्हेम लेबनिज, जिन्होंने 1671 में इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसका काम क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये काम करता था, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अन्य नाम क्या है इसका? तो रेकनिंग मशीन भी इसे कहा जाता है, तो रेकनिंग मशीन भी इसे कहा जाता है, लेबनिज कैलकुलेटर को। अगला इसके बाद जो आया उसका नाम था रिफ्रेज इंजन, और रिफ्रेज इंजन के बाद ही हमारा सफल कंप्यूटर बनेगा। और कंप्यूटर की जो मूल जो एक प्रकार से कहा जाए आविष्कारक थे वो चार्ल्स बेबेज थे। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, ठीक है, 1822 में डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन नाम से, यानी कि ये मान लो एक कंप्यूटर बनाया, ठीक है, डिफरेंस इंजन नाम से एक कंप्यूटर बनाया। और चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक कंप्यूटर बनाया, लेकिन यह असफल कंप्यूटर था। लेकिन अब भाई चार्ल्स बेबेज के मन में आ गई, भाई अब तो कंप्यूटर बना के रहेंगे। और तुम सोचो यार, मतलब उस समय पे किस प्रकार का दिमाग लगाते होंगे यार ये लोग। तो भाई साहब ने, चार्ल्स बेबेज साहब ने, इन्होंने क्या किया, 11 साल के बाद एक नया कंप्यूटर बनाया और यहीं से कंप्यूटर का आविष्कार, विश्व का पहला कंप्यूटर बन जाता है, जो कि जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन। और 1833 में, चूंकि 1822 में इन्होंने प्रयास किया, 1833 में, ठीक है, यानी कि भारत में, ये मान लो कि भारत में अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इस समय पे 1833 में कौन आ गया है, मतलब क्या बन गया है? चार्ल्स बेबेज ने क्या कर दिया है? विश्व का पहला कंप्यूटर बना दिया है। इसलिए कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। अब ये जो विश्व का पहला कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, इसके काम क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, ये आदि करना। यह विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है। विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लवलेज ऑगस्टा, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामर जो थी वो लेडी एडा लवलेज ऑगस्टा थी, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद आता है टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। जो टेबुलेटिंग मशीन थी, इसके आविष्कारक कौन है? 1890 में इसका आविष्कार हुआ, हरमन होलेरिथ, ठीक है। तथा ये पंच कार्ड के आविष्कारक भी माने जाते हैं। कौन? टेबुलेटिंग मशीन, मतलब जो हरमन होलेरिथ हैं ये। यह अमेरिका की जो जनगणना है उसको कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि अमेरिका की जनगणना है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो टेबुलेटिंग मशीन। पंचकार्ड क्या होता है? यह कठोर कागज का टुकड़ा होता है। यहाँ पे पंचकार्ड के आविष्कारक हैं। तो पंचकार्ड कठोर कागज का टुकड़ा होता है जिसमें 0 तथा 1 के रूप में डेटा स्टोर करते हैं, और ये 0 और जो 1 रहता है यही आउटपुट भेजता है। सर्वप्रथम पंचकार्ड के जो आविष्कारक हैं वह कपड़ा बुनाई की तर्ज पर जोसेफ मैरी जेकार्ड थी। कपड़ा बुनाई की तर्ज पर जोसेफ मैरी डेकार्ड थी, लेकिन पंचकार्ड के आविष्कार हरमन होलेरिथ मानी जाती है, ठीक है, माने जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला कंप्यूटर है एबीसी। अब देखिए कुछ फुल फॉर्म है, इनको आपको दिमाग में रखना है। एबीसी देखिए, एटॉनिक्स ऑफ, यहाँ पे देखना, एटॉनिक्स ऑफ बैरी कंप्यूटर, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेलिंग में हर चीज़ आपको दिख रही होगी। इसके आविष्कारक जॉन एटनोसॉफ, ठीक है, एटोनिसॉफ नहीं, एटनोसॉफ मान लो, और ई बेरी, इन दोनों ही के नाम के, एटनोसॉफ और ई बेरी, इन दोनों के नाम पे कंप्यूटर बना 1942 में। इसके बाद मार्क 1 कंप्यूटर, आविष्कारक हार्वर्ड एकेन, 1944 में मार्क 1 नामक एक कंप्यूटर बना। इसके बाद बना एनिएक, ठीक है। एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। आविष्कारक जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। इसका आविष्कार 1946 में हुआ, जब भारत में भारत सरकार अधिनियम लाया गया या क्रिप्स मिशन लाया गया। तो उस समय पे भारत अभी आज़ाद होने की प्रोसेस में था, लेकिन यहाँ पे अन्य लोग, जो अन्य देश के मतलब वैज्ञानिक थे, वो कंप्यूटर बना रहे थे।
ये बात यहाँ पे मतलब इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये कंपेयर कर लेते हो कि भारत अन्य देशों से किस प्रकार से मतलब तकनीक में पीछे है, तो ये कारण भी रहा है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वह ENIAC था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC। इसके बाद एडसेक आया, ठीक है। एडसेक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडसेक का फुल फॉर्म क्या है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आविष्कारक 1919 में मतलब 49 में इसका आविष्कार हुआ, मॉरिस बिल्केस ने इसका आविष्कार किया। इसके बाद आता है एडवेक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आविष्कारक 1950 में इसका आविष्कार हुआ, जॉन मोचली तथा जे प्रेस्पर एकर्ट ने इसका आविष्कार किया। इसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक जो कंप्यूटर है यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवर्सल यूनी यहाँ पे यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल, वी से देखो यूनिप का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल, एक मतलब ऑटोमेटिक, यू और सी मतलब कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1951 में जॉन मोचली तथा जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था। ये प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था, यानी कि व्यवसाय में लाया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। और यहाँ पे देखिए मतलब कुछ फुल फॉर्म है, जैसे ENIAC, तो इनके मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिए हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे देखना ENIAC का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे ये बताया है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने रिपीट करके लिखी है। तो यहाँ पे अब हमारा ये मान लो कि तीसरा टॉपिक आ गया है पहले अध्याय का, टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो आइए दोस्तों, कौन कौन सी पीढ़ी हैं कंप्यूटर की, आइए उन्हें जानते हैं। सबसे पहला है प्रथम पीढ़ी, जो कि 1940 से 1956 तक का मतलब 56 तक रहेगी, जिसमें प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसमें स्विचिंग डिवाइस प्रोसेसर रहेगा, जिसमें वैक्यूम जो स्विचिंग डिवाइस प्रोसेसर रहेगा वो रहेगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के जो आविष्कारक रहेंगे वो रहेंगे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। भाषा इसमें मशीनरी भाषा रहेगी, जिसमें बाइनरी भाषा 0 और 1 का प्रयोग किया जाएगा। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम रहेगा। ऑपरेटिंग जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा बैच ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ओएस। इनपुट तथा आउटपुट जो डिवाइस रहेगा वो रहेगा पंच कार्ड। गति 10⁻³ मिली सेकेंड इसकी गति रहेगी। उदाहरण कौन कौन से हैं? यूनिवैक, ENIAC और मार्क 1, ये सभी आपके प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। अच्छा, अनुप्रयोग कौन कौन से हैं प्रथम पीढ़ी के? ये वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने मतलब वाले कंप्यूटर थे और गणना करते थे। डिसएडवांटेज यानी कि इसकी हानियां मान लो, या डिसएडवांटेज क्या रहा, ये कंप्यूटर धीमे थे, ये कंप्यूटर महंगे थे, आकार में बहुत बड़े थे। ये मान लो आप लोग एक कमरे से भी बड़े कंप्यूटर थे ये वाले कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। स्टोरेज क्षमता इनकी कम थी और ये नॉन पोर्टेबल थी। पोर्टेबल मतलब इन्हें जेब में नहीं ले जा सकते, इधर से उधर अपन नहीं ले जा सकते थे, तो ये नॉन पोर्टेबल थे। लेकिन भाई अब उसके बाद आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 तक। तो इसमें स्विचिंग डिवाइस प्रोसेसर कौन रहता है? ट्रांजिस्टर, ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था प्रोसेसर। ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक थे वो 3 लोग थे, जॉन बार्डेन, ठीक है, जॉन बार्डेन, विलियम शाकले और वाल्टर बिट्रेन। जो ट्रांजिस्टर था, ठीक है, ट्रांसजेंडर बोल रहा हूँ, ट्रांजिस्टर था वो बना था कैसे? सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ है। भाषा इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ओएस। इनपुट तथा आउटपुट जो डिवाइस है वह पंच कार्ड है। गति 10⁻⁻6 सेकेंड, या इसको अपन माइक्रो सेकेंड में अपन नापते हैं, तो गति इसकी माइक्रो सेकेंड में नापी जाएगी। उदाहरण IBM 1401, ये काय का उदाहरण है? आपकी द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है। अनुप्रयोग, इनका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में और सेना में किया जाने लगा। विशेषताएं, पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में ये थोड़े छोटे होने लगे, तेज थे, स्टोरेज इनकी थोड़ी ज़्यादा थी पिछली पीढ़ी की तुलना में, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं थे। सस्ते थे, ठीक है, सस्ते, कम बिजली खपत करते थे, कम ऊष्मा उत्पन्न करते, यानी कम हीट होने लगे। लेकिन पहली पीढ़ी के थोड़ी ज़्यादा हीट होते थे, महंगे थे, धीमे थे, आकार में बहुत बड़े थे। उसकी तुलना में ये जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये काफ़ी सही थी। लेकिन इसके बाद आती है तीसरी पीढ़ी जो कि 1964 से 1971 तक थी। और इसमें क्या होता है
प्रोसेसर जो रहता है वह आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड इरक्विट, ठीक है, इरसट या सर्किट बोल देंगे, इरक्विट भाई, जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट रहता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये इसका प्रोसेसर था। एसएसआई इसमें कौन था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो कि जिसमें कि 1 से 10 तक क्या थी, ट्रांजिस्टर थी। एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था इसमें, ठीक है, 10 से लेके 500 तक ट्रांजिस्टर थे। जो आईसी बना है, आईसी कैसे बना है, सिलिकॉन से, ये मैंने पहले ही बता दिया है। कब बना है, 1958 में। आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट नोयस एंड जैक किल्बी। निकनेम क्या है, निकनेम है चिप, ठीक है। भाषा उच्च स्तरीय इसमें भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, सी प्लस प्लस, कोबोल, एल्कोल, ठीक है, इन भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। स्टोरेज डिवाइस रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ओएस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड, मॉनिटर आदि। स्पीड 10 के ऊपर -9 नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड नापी जाती है। और अनुप्रयोग, जो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका उपयोग व्यापार, सेना, वैज्ञानिक अनुसंधान इनमें किया जाने लगा। तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका उदाहरण है PDP-8। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, यह पहली बार कंप्यूटर पोर्टेबल हुआ, यानी कि अब हमें इस जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि पहली बार कंप्यूटर पोर्टेबल कब हुआ, तृतीय पीढ़ी में। तेज एवं सस्ता था, ज़्यादा स्टोरेज थी, उच्च स्तरीय भाषा का इसमें प्रयोग हुआ। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसके बाद लास्ट पीढ़ी रहेगी जो कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1980 तक, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था या प्रोसेसर था वो माइक्रो प्रोसेसर अब आने लगा। LSI क्या था, लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन था वो 500 से लेके 5000 ट्रांजिस्टर तक, मतलब ये इतने काम कर लेता था। और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5000 से 50000 ट्रांजिस्टर तक काम कर लेता था। इसके बाद इसके आविष्कारक 1971 में कौन थे, ट्रेड हॉक, ठीक है, ट्रेड हॉप तथा फेडरिको फैगन, इन्होंने आविष्कार किया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का। अब देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल 4004, ये विश्व की पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप थी, इंटेल 4004। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, अब इसमें जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन थी, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। स्पीड क्या थी इसकी, 10 के ऊपर -12 पीको सेकेंड में इसकी स्पीड मापी जाने लगी। कौन सी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। उदाहरण कौन कौन से हैं, IBM PC, एप्पल PC, तो ये सभी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अनुप्रयोग, पर्सनल में उपयोग होने लगा, व्यापार में, सेना में, वैज्ञानिक कार्यों में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के उपयोग होने लगे। भाषा, इसमें उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि SQL, जावा, स्क्रिप्ट, पाइथन, ठीक है, ये सभी। स्टोरेज डिवाइस रैम रोम का प्रयोग होने लगा। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से रैम रोम का प्रयोग प्रचलन में बढ़ा था। तो दोस्तों, पोर्टेबल जो स्टोरेज डिवाइस था वो था फ्लॉपी डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका था टाइम शेयरिंग। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम था टाइम शेयरिंग। विशेषताएं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की, ये छोटे, तेज एवं सस्ते थे, कम बिजली खपत करते थे और कम ऊष्मा उत्पन्न करते थे। बात करते हैं हमारी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि 1980 से लेकर आज तक यानी कि वर्तमान तक मौजूद हैं। प्रोसेसर, अब CPU आ गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहता है, उसमें ये रहता है। ULSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहता है। और अब तो देखिए अल्ट्रा सुपर में आप ये मान लो कि इसमें तो कई ट्रांजिस्टर रहेंगे। भाषा AI आधारित हो गई है, LISP, PROLOG, जावा, पाइथन, ये सभी भाषाएं अब 5वीं की पीढ़ी के कंप्यूटर वाले यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस SSD, रैम, मतलब SSD कार्ड आपने सुना होगा, रैम, रोम, ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें नॉलेज,
इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम अब आ गया है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कौन कौन है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। गति कितनी है? गति इसमें फेमटो-सेकेंड में नापते हैं, ठीक है, क्या में नापते हैं? फेमटो-सेकेंड में। और 10 के ऊपर -15 सेकेंड, एक फेमटो-सेकेंड बराबर क्या होता है? 10 के ऊपर -15 सेकेंड। उदाहरण, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण क्या है? लैपटॉप, फोन, टैबलेट। अनुप्रयोग लगभग हर क्षेत्र में अब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर तो मतलब सभी क्षेत्र में उपयोग किए जाने लगे हैं। विशेषताएं, ये तेज, छोटे, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा, सस्ते, कम बिजली की खपत करने वाले कंप्यूटर हैं। इंटरनेट इनमें चलता है, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉल सब होने लगा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आ गया है। और मल्टीमीडिया, कई प्रकार से मीडिया का काम यहाँ पे भी होता है। तो ये रही हमारी 5वीं पीढ़ी, और इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इसके बाद कंप्यूटर के प्रकार। तो अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, जो कि है पहले अध्याय का चौथा टॉपिक, कंप्यूटर की अगली पीढ़ी। तो सबसे पहला है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर के जो पिता हैं वो कौन है? रिचर्ड फेनमैन। प्रोसेसर नैनो कंप्यूटर में नैनो ट्यूब्स थे। इसके बाद है DNA कंप्यूटर। ये देखिए अगली पीढ़ी के, मतलब ये मान लो रिचर्ड फेनमैन कह रहे हैं आगे चल के नैनो कंप्यूटर आएगा। इसके बाद DNA कंप्यूटर यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके पिता है लियोनार्ड एलन। अन्य नाम क्या है? बायो कंप्यूटर। DNA के माध्यम से गणना कराई जाएगी। इन्होंने एक बनाया है कि आगे चल के DNA जो हमारा होता है उसके माध्यम से हम गणना करेंगे। तो ये DNA कंप्यूटर की नींव रख दी है कौन ने? लियोनार्ड एडलमैन ने। डेटा स्टोर 4 जेनेटिक कैरेक्टर से होगा। 4 अनुवंशिकीय वर्गों में डेटा स्टोर होगा। यहाँ पे देखिए AGCT, ठीक है, तो AGCT का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, और थाइमिन। केमिकल कंप्यूटर के पिता कौन है? बोरिस बेलोसोव। अन्य नाम क्या है? रिएक्शन डिफ्यूजन कंप्यूटर। अब इन्होंने कहा है कि रसायनों के माध्यम से हम गणना करेंगे। तो कहाँ तक यार दुनिया पहुंच गई है। अब है कंप्यूटर के प्रकार, जो कि अंतिम टॉपिक है इस पाठ का। तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार कंप्यूटर काम करने के तरीके के अनुसार, एक है एनालॉग कंप्यूटर, एक है डिजिटल कंप्यूटर और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के भी 2 प्रकार हैं, एक है आकार क्षमता प्रदर्शन के आधार पर और एक है उद्देश्य के आधार पर। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर आकार क्षमता प्रदर्शन के आधार पर एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, जनरेट पर्पस के लिए जो कंप्यूटर है और स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, जनरल यहाँ पे लिखना है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर। और यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर के कई प्रकार हैं, जैसे कि PDA, टैबलेट कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, स्मार्टफोन, ये सभी काय के हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो एक एक करके इन सभी कंप्यूटरों को अपन समझते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर पर आते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर आखिर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, यह एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। एनालॉग क्या है? एक प्रकार से सतत सिग्नल होते हैं। एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं। उदाहरण स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, वोल्टमीटर, एमीटर, एनालॉग वॉच और मर्क्यूरी थर्मामीटर। ये सतत, मतलब जो एनालॉग सिग्नल होता है, सतत सिग्नल होता है, उन पर काम करती हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, यह डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। डिजिटल डेटा 0 तथा 1 को प्रोसेस करते हैं। उदाहरण लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट आदि। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर, तो यह एनालॉग तथा डिजिटल दोनों सिग्नल पर काम करते हैं। यह एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के डेटा को प्रोसेस करते हैं। उदाहरण क्या है? EGC मशीन, ATM मशीन और सोनोग्राफी मशीन, ये सभी हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब है आकार क्षमता प्रदर्शन के आधार पर जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, तो उसी के प्रकार हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करी थी डिजिटल कंप्यूटर के 2 प्रकार, आकार क्षमता प्रदर्शन के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो इसी में हम आकार क्षमता प्रदर्शन के आधार पर जो कंप्यूटर हैं उन पर बात कर रहे हैं। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन्हें बिग आयरन भी कहते हैं। यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होते हैं, तेज एवं आकार में बड़े, महंगे होते हैं। अनुप्रयोग बिजनेस कंपनी में, बैग, ठीक है, बैग में, बैंक में, क्या बोल रहा हूँ, बैग,
बैंक में और यूनिवर्सिटी आदि में। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है इसे मध्यम आकार कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह मल्टी यूजर होते हैं, 200 यूजर तक इसमें मतलब यूज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। और प्रथम मिनी कंप्यूटर जो था वह था PDP-8। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन था? PDP-8। PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर। अनुप्रयोग क्या होता है मिनी कंप्यूटर का? ये छोटी संख्या होती है इनकी और छोटे व्यापार आदि में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें 200 यूजर तक काम कर सकते हैं। अगला था एम्बेडेड कंप्यूटर या सिस्टम। यह छोटे चिप के रूप में विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी अपनी प्रोग्रामिंग होती है। यह बड़े सिस्टम का स्थायी हिस्सा होते हैं। अनुप्रयोग क्या है? ये ऑटोमेटिक कार में, ट्रैफिक सिग्नल में, डिजिटल वॉच में, डिश वॉचर में, रोबोट में, ATM में आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर काम करते हैं। मतलब ये सभी एम्बेडेड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। तो ये सबसे तेज, महंगे, कम समय में जटिल गणना करते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? CRAY क्रे-1, ठीक है, कौन था? क्रे-1। विश्व में सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? सैम्यूर क्रे, इसलिए क्रे-1 था। भारत में सुपर कंप्यूटर, अब यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इससे बहुत खतरनाक प्रश्न बनते हैं। और कब बना था? 1991 में। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल रट लो, दिमाग में बसा लो, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। वर्ष 1991 में बना था। CDEC पुणे में बना था, ठीक है। CDEC कंपनी है, चूंकि CDEC की कई शाखाएं हैं भारत में, तो इसलिए पुणे में, कब, ठीक है, कहाँ? CDEC कहाँ? पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर के जो पिता थे वो थे विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है, भाटकर। और ये प्रश्न भी बनता है, भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कौन थे? परम सीरीज के अन्य सुपर कंप्यूटर अब इस प्रकार से आते हैं। परम शक्ति आ गया है, अब तो परम सिद्धि आ गया है, परम वेग आ गया है, ठीक है, वेग आ गया है, परम युवा, परम ईशान, परम गंगा। ये सभी परम सीरीज के अन्य सुपर कंप्यूटर अब भारत में आ गए हैं। तो भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर जो हैं उनमें अनुपम है, मेहर है, प्रत्यूष है, बिरगू है, ठीक है। ये सभी भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर हैं। भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो है ऐरावत, और ये सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर भी माना जाता है। तो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अब ऐरावत, ठीक है। तेज कंप्यूटर नहीं, तेज सुपर कंप्यूटर अपन इसे कहेंगे। तो विश्व के अन्य सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? आइए इन्हें जान लेते हैं। EI कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा तेजी से काम करता है, EI कैप्टन अमेरिका, ठीक है। फ्रंटियर अमेरिका, ये बहुत तेजी से चलता है। फुगाकू जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। वॉटसन, IBM, ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, IBM कंपनी अमेरिका का मतलब कंप्यूटर है, ठीक है, वॉटसन। टाइटन अमेरिका का कंप्यूटर है। तो देखो, 4 तो अमेरिका के ही पास सुपर कंप्यूटर है। शाहीन 2 ये सऊदी अरब के पास सुपर कंप्यूटर है। T-Frontier-2 ये चाइना के पास सुपर कंप्यूटर है, और ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, चाइना का T-Frontier-2। सुपर कंप्यूटर की गति FLOPS, देखो फ्लॉप्स में मापते हैं जो सुपर कंप्यूटर की गति होती है, और यहाँ पे मैंने फ्लॉप शब्द का प्रयोग भी किया था इसके पहले एक जगह पे, ठीक है। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशन पैन पर सेकेंड, ठीक है, ये फ्लॉप्स का मतलब होता है। वर्तमान में पेटा फ्लॉप्स में गति मापी जाती है। तो एक फ्लॉप मतलब एक पेटा फ्लॉप्स बराबर कितना होता है? 10 के ऊपर 15 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है, मतलब 10 के ऊपर 15 फ्लॉप्स। एक पेटा फ्लॉप्स बराबर 10 के ऊपर 15 फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ये मौसम का भी, अब हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किस दिन बारिश होनी है, किस दिन नहीं होनी है। वैज्ञानिक अनुसंधान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग, और हर क्षेत्र में यार, सेना, रक्षा, मतलब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आप ये मान लो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं जगह होता है, क्योंकि कोई एक आदमी थोड़ी सुपर कंप्यूटर को चला सकता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर ये मान लो कंप्यूटरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसमें हजारों की मात्रा में कंप्यूटर, मतलब हजारों की संख्या में कंप्यूटर रखे रहते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ, जो कि 1986 में बनाया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, ये प्रश्न भी बनता है। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर की बात आता है 5वां माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटे, पोर्टेबल, सस्ते, सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के भी अलग अलग प्रकार हैं,
जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर पीसी। तो पीसी के जनक माने जाते हैं हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। इसके बाद है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जिसमें ये पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसमें, प्रोसेसर, मेमोरी, जीसी आदि इसमें रहता है। इसके बाद दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप बड़ा रहता है, टैबलेट उससे थोड़ी छोटा, मोबाइल सबसे छोटा, उदाहरण जो आईपैड टैब होता है। इसके बाद है पीडीए, ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका, पाल्म टॉप, ठीक है, पाल्म टॉप। इसके बाद है स्मार्टफोन। तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन है, मार्टिन कूपर हुक। और सबसे पहला स्मार्टफोन बना था मोटोरोला डायनाटेक 8000, ये सबसे पहला मोबाइल बना था, फर्स्ट स्मार्टफोन। CSI, ठीक है, साइमोन ने बनाया था 1994 में, ठीक है, साइमोन। कंपनी का नाम था IBM, ठीक है, IBM। और मोबाइल का क्या नाम है, मोटोरोला डायनाटेक 8000। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर एक है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और एक है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। तो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य कार्य करने वाले जो कंप्यूटर हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जिसमें विशेष उद्देश्य रहता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एम्बेडेड, मिनी कंप्यूटर, ये सभी विशेष कंप्यूटर विशेष उद्देश्यों की पूरी करते हैं, मतलब पूर्ति करते हैं। और अंतिम है हमारा क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर के जनक डेविड ड्यूस थे। पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग हुआ, डेटा स्टोर क्यूबिट, ठीक है, क्वांटम बिट 101 में स्टोर होता था। उदाहरण कौन से हैं, डी वेव, ठीक है, आयोन क्यू, ठीक है, आयोन क्यू, रिगेटी, बिलो चिप, गूगल कंपनी आदि, ठीक है। तो ये सभी क्वांटम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है यहाँ पर। आई होप कि दोस्तों आपको ये जितनी भी जानकारी है पसंद आई होगी। नेक्स्ट मतलब वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की, जो कि है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।